Welcome you all once again, class 12th biology. Now we take another topic, that is from biotechnology principle and process, cloning vectors. What is cloning vector? Commonly also referred to vehicle DNA. It refers to the vector or gene carrier in which desired genes has been inserted to form recombinant DNA. As these vectors deliver or multiply a number of copies of rDNA are produced. The 5 cloning vectors used in experiment with E. coli, animals or humans are: first one is called plasmid, second one bacteriophage, viruses that infect bacteria. Bacteriophage वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन प्लांट एंड एनिमल वायरसेस. फोर्थ वन ट्रांसपोसन. ट्रांसपोसन इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन्स. एंड नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, yeast and mammals. These are commonly used cloning vector, but plasmid and bacteriophage are commonly used vector. The following features are required to facilitate cloning into a vector. क्या क्या फीचर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए ताकि वो उससे हम क्या करें, क्लोनिंग वेक्टर बना पाए. सो फर्स्ट फीचर होना चाहिए, देयर इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. This is a sequence of base pair on DNA where replication starts. Any piece of DNA linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked genes. क्या होना चाहिए, क्या क्या ऐसे फीचर हैं जो एक क्लोनिंग वेक्टर में हो ताकि उसको हम क्या कर पाए हैं, एज ए यूज कर पाए बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट को, डिजायर रिकॉम्बिनेंट को होस्ट के अंदर पहुंचाने में या उसकी कॉपी ऑब्टेन करने के. पहला होना चाहिए उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. हमने बात की थी ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है, वो सीक्वेंस है बेस पेयर के जहां जो कि इसको कंट्रोल करते हैं. एक तो रेप्लिकेशन को कंट्रोल करेंगे, जब रेप्लिकेट होगा तभी वो अपनी नंबर ऑफ कॉपी बना पाएगा. दूसरा किसको कंट्रोल करेगा, रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक जीन. जो लिंक जीन जो हमने उसमें जीन को लिंक किया जिससे हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम करेगा. जब उसकी कॉपी बनेगी तभी वो डिजायर जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसका प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर पाएंगे. देखो इस पूरे लेसन में क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, यहाँ पर हम जीन का प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं और जीन के थ्रू किसी लिविंग के अंदर डाल के. दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर ये बताने के लिए हैं वो सीक्वेंस होने चाहिए जो ये आइडेंटिफाई कराए कि जो हमने ट्रांसफ़र किया है, जो जीन हमने इसके अंदर जोड़ा, इंसर्टेड किया, वेदर गेट इंसर्टेड और नॉट, क्या वो इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, सिलेक्टिव मार्कर इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ cloning vector. In addition to ORI, origin of replication, the cloning vector require the presence of selectable marker to identify and eliminate non-transformant. This one the important line, eliminated and identify and eliminate non-transformant. मीन क्या ट्रांसफर हुआ है या नहीं है, जो हमने डिजायर सेगमेंट जीन का उसमें डाला, वेदर इट गेट इंसर्टेड और नॉट. अगर इंसर्ट हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ऑन द अदर हैंड इट शुड सिलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट. प्लाज्मिड आर कैरेक्टराइज्ड टू possess some important genes like the antibiotic resistant genes, gene for production of toxic substance, gene for tumor formation and gene for nitrogen fixation. कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कुछ प्लाज्मिड जो कंटेन करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा, जो हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई. दीज जीन में एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर. इन जीनों को हम किस तरह यूज करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर इन ट्रांसफॉर्मेशन. इन जीनों को हम ट्रांसफॉर्मेशन में पता करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा आर यूज्ड फुल टू सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई. इस तरह समझिए सेलेक्टेबल मार्कर को, ये जीन सेगमेंट में प्रेजेंट है. मान लीजिए हम एक पीबीआर बना रहे हैं, ये पीबीआर में इस सेगमेंट में ये जीन प्रेजेंट हैं जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस करते हैं. अगर मान लिया
हम ये जीन इसमें मौजूद जब तक है तब तक ये इसको किससे बचा देगा, टेट्रासाइक्लिन से बचा देगा, जो एंटीबायोटिक है उससे बचा देगा, इसको ग्रोथ को होने देगा। अगर ये जीन यहाँ से हट जाएगा तो वो टेट्रासाइक्लिन से जैसे इसको ट्रीट करेंगे तो ये डेड हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्या उस समय एंटीबायोटिक इसको किल कर देगी। पहले क्यों नहीं कर रही थी किल, क्योंकि पहले इसको बचाने वाला जीन यहाँ पर मौजूद था जो प्रोटीन बना दे रहा था, जिससे ये प्रोटेक्ट हो जा रहा था। अब मान लें इसकी जगह हम कोई नई चीज़ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, अगर कोई चीज़ नई इंसर्ट कर देंगे तो वो नई चीज़ इसका पार्ट बन गया, और जो पहले से जो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए या एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करा था, तो वो रेजिस्टिविटी खत्म होगी, जिससे जीन क्या होगा, जब हम उसको उस एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने डीएनए का सेगमेंट, जो आरडीएनए का सेगमेंट इंसर्ट कराया था वो इंसर्ट हो गया है नहीं हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। उसी तरह समझिए जैसे कि हम आपके हर टॉपिक के बाद टेस्ट लेते हैं तो पता करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो सेम थी यहाँ भी है, यहाँ भी वो सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफिकेशन करता है वेदर द ट्रांसफॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट जीन गेट ट्रांसफॉर्म और नॉट। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग साइट। अगली क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट। द वेक्टर शुड हैव a few or at least one recognized site to like the foreign DNA. Presence of a particular recognized site enable the particular restriction enzyme to cut the vector. अब क्या हो रहा है, if a foreign DNA is ligated at BAMH1 site of tetracycline resistant gene, ये क्या है, एक restricted enzyme है। restricted enzyme के unique palindrome sequence होते हैं। अब unique palindrome sequence वो अपने unique पैलिंड्रोम सीक्वेंस को कट करेगा, तो उसी तरह ये एक तरह के क्लोनिंग साइट है उस बैक्टीरिया में, उस प्लाज्मिड में, या ये किसकी तरह है, क्लोनिंग वेक्टर में इसके रिकॉग्नाइज्ड है, वो उनको आइडेंटिफाई करेगा। ये पूरी लेंथ को इंटरसेप्ट करने के बाद अपनी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद वहीं पर कट करेंगे जहाँ पर उनके रिकॉग्नाइज्ड साइट होंगी। अब रिकॉग्नाइज्ड साइट क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज करते हैं, यू ऑल नो दैट रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैविंग द यूनिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस, उनके अपने पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, वो सेम पैलिंड्रोम सीक्वेंस को यहाँ कट कर देगा। अब जैसे यहाँ कट करेगा तो जो फॉरेन डीएनए था, जो हमने आरडीएनए बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जो फॉरेन डीएनए, उसमें भी वो रिकॉग्नाइज्ड साइट को कट करेगा ताकि लाइगेशन हो पाए, ताकि वो इसका पार्ट बन पाए। दैट्स व्हाई इट हैविंग ए फीचर। If that, now look in here how the recognized site is helpful. अब recognized site क्या है, जैसे मान लिया if we are using the restricted BAMH1 तो उसकी recognized site क्या होगी ये, and the same one if we are using PVU2 restricted enzyme its recognized site this one, if we are using the SAL that one, HIND this one, CAL this one, ECOR1 इसकी recognized site ये है। मीन वो साइट हैं जहाँ पर उनके पैलिंड्रोम सीक्वेंस हैं या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं। जब हम इन रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम को यूज करेंगे डीएनए के सेगमेंट को कट करने के लिए इस बैक्टीरिया के, तो वो उन्हीं साइट्स में कट करेगा जहाँ पर उनके पैलिंड्रोम सीक्वेंस होंगे। और उस साइट में कट करने के बाद क्या होगा, पहले से वो कुछ बना रहा है, सपोज दिस वन द एरिया, यहाँ पर इनकोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है विच सिंथेसाइज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस protein, and the same thing in that region which encoding for tetracycline resistance protein। ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन को सिंथेसाइज में मदद कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ अगर सपोज इन रीजन में हम कोई नया जीन इंसर्ट करते हैं, कोई नया जीन अगर इंसर्ट हो जाएगा तो उस समय क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। मान लिया ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, अब यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट कर दी तो क्या होगा, ये अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टेंडेंसी को लॉस कर चुका है क्योंकि न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस इसके चेंज हो गए। दीज साइट चेंज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इफ द न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस गेट चेंज देन इट ऑल्सो लॉस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन बिकॉज इट ऑल्सो लॉस द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। सो अब क्या होगा, अगर हम इसको एम्पिसिलिन मीडियम में या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से इस बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो ग्रो नहीं कर पा रहा है एम्पिसिलिन में बट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या नहीं किया, कोई
लाइगेट नहीं किया, तो दैट इज द इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है कि जो जिस डिजायर डीएनए के सेगमेंट को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एंड दैट इंडिकेटिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज द यूज ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, ये सेलेक्टेबल मार्कर का यूज है। और उसी तरह रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम आर द यूनिक, जितने डिफरेंट रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगी अपने ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, एंड उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में उनकी हम क्या करेंगे, लाइगेट कराएंगे। दीज फीचर होने, ये फीचर होने चाहिए किसके अंदर, किसी भी प्लाज्मिड के अंदर। क्या होता है, अनदर मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब यहाँ पर है कि जो हमने जीन डीएनए इंसर्ट किया था वो उसका पार्ट बन गया नहीं बन गया। जब भी हम आरडीएनए बना रहे हैं, सपोज दैट इज द, ये कोई डीएनए है किसी बैक्टीरिया का, इसमें हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तभी तो आरडीएनए बनाएंगे। तो जोड़ेंगे तो उससे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। इसको हमने रिमूव किया तो ये इस तरह का बन गया। अब यहाँ पर हमने सपोज ये कोई जीन जोड़ दिया, अब ये जीन जोड़ा है तो तब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड आरडीएनए। ठीक है, आजकल अब हमें पता चलना चाहिए कि जो चीज़ हमने इसमें इंसर्ट की, दैट इज हमने जब मान लिया क्रॉस वाले जीन यहाँ पर इंसर्ट कर दे, ये जीन यहाँ पर इंसर्ट हुए नहीं हुए, अगर वो इंसर्ट हो गए तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, अगर नहीं हो पाए तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक तो टेक्निक थी प्लेटिंग टेक्निक, क्योंकि एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन दो कल्चर प्लेट में हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करें जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, अगर हमने किस साइट में जीन को लाइगेट किया है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाली साइट में अगर लाइगेट किया होगा तो जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसका मतलब दोज वी वांट टू इंसर्ट इट, वो इंसर्ट हो चुका और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट साइट बन गई वो। उसी तरह अगर मान लिया वो ग्रो हो जाता है तो इसका मतलब जो हम लाइगेट करना चाह रहे हैं डीएनए का पीस, वो डीएनए का पीस लाइगेट नहीं हुआ। दूसरा, एंड द सेकेंड मेथड इज, another method to differentiate between recombinant and non recombinant is one of the basis to ability to produce color। आजकल ये है, in this method a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। this result into inactivation of the enzyme which is called insertional inactivation। अब यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सपोज यू ऑल नो दैट जेट जो जीन था इट प्रोड्यूस द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा था। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट वेरेज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। मान लिया सपोज, अब कलर के बेस में हम कैसे पता करें, मान लिया जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो एक यूनिक कलर देता है, ऑरेंज कलर। अब जब हम जेड जीन की जगह कोई नया जीन इंसर्ट कर देंगे तो जेड जीन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनएक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज इन प्लेस ऑफ जेड जीन वी आर इंसर्टेड अनदर जीन। जेड जीन की जगह पर हमने कोई नया जीन इंसर्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी चीज के इंसर्ट करने की वजह से कोई दूसरी जीन क्या होगी, इनएक्टिवेट होगी। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, जिससे क्या हो जाएगा, अब वो जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है, जब जेड जीन के या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ही नहीं तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जब वो होगा नहीं, अभी तक वो कलर दे रहा था, जब तक जेड जीन था वो एक कलर दे रहा था, दैट इज कौन सा कलर दे रहा था, वो सबस्ट्रेट जब हम यूज करते हैं ब्लू कलर, बट अब वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि दो जीन को अगर हम चाह रहे हैं, जिस जीन को हम जो डिजायर डीएनए का सेगमेंट हम लाइगेट कराना चाहते हैं जेड जीन के सीक्वेंस में, वो लाइगेट हो चुका है, दैट इज इंडिकेटिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई या नहीं हुई, जो हमने चाहा वो जीन उसमें लाइगेट हो चुका है। इस तरह हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, एंड दैट वेक्टर इज हेल्पफुल। ठीक है, ये इस तरह क्या करेगा, वो हेल्प करेगा इन ए सच ए वे दैट इज द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेक्टर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वेक्टर के, एंड बहुत ज़्यादा दिस इज द इंपॉर्टेंट फिगर आस्किंग नंबर ऑफ टाइम इन योर एग्जामिनेशन। ये नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है। PBr 322 एक प्लाज्मिड है, ठीक है, एक वेक्टर है ये, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड 322। P प्लाज्मिड है, BR साइंटिस्ट के नाम से है, 322 जो है वो स्ट्रेन
नेम है। तो इसको देखिएगा कहाँ पर किसके साइट है, कहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ ये दैट इज रिकॉग्नाइज्ड साइट हो गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर की बात की थी ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर जब लाइगेट होगा तभी ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉपी बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा।